नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल मूच और कनाडा पे। शुरू करने से पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंस कनाडा में रहने का कितना होता है। जब आप परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, कनेडियन गवर्नमेंट आस्क्स यू टू शो प्रूफ ऑफ फंड्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल विल बी देयर इन योर फैमिली हु विल बी इमिग्रेटिंग विद यू। बट ये पैसे आपको तुरंत साथ लेके नहीं आने होते। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब पहली बार हम कनाडा आए, वी वर जस्ट कैरिंग अराउंड $500 इन कैश एंड अराउंड $2,000 इन अ फॉरेक्स कार्ड। हमने अपना एयरबीएनबी पहले से ही प्री बुक कर दिया था, तो वो पेड था। इससे हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा कैश नहीं कैरी कर रहे हैं। एंड क्योंकि हमारे पास अपना घर नहीं था, हमें एक टेम्प्रेरी एयरबीएनबी अकोमोडेशन में रहना था। वी weren't श्योर कि पीछे से सामान छोड़ के जाना कितना सेफ रहेगा, तो हम ज़्यादा पैसे कैरी नहीं करना चाहते थे। जब हमने कनाडा में अपना पहला बैंक अकाउंट खोल लिया, इट वॉज ओनली आफ्टर देन कि हमने अपने इंडियन अकाउंट से वायर ट्रांसफर करके पैसे इस अकाउंट में मंगा लिए। आज का वीडियो मेरे हिसाब से हर एक प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू अंडरस्टैंड कि ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंस कितना होता है। बिकॉज व्हेन यू इनिशियली कम टू दिस कंट्री, अगर आपके पास जॉब नहीं है ऑलरेडी, जैसे कि मेरे पास नहीं थी, यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब एंड इट माइट टेक सम टाइम। हो सकता है आपको 2 से 3 महीने लग जाए, या शायद 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान अगर आपको अपनी सेविंग्स से ये सब खर्चा करना पड़े, तो आपके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ मूविंग टू कनाडा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला खर्चा, आपका रेंट। आप आते ही घर ढूंढना शुरू करते हैं। प्रॉब्ली एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थोड़ी एक्सेसिबल हो, मेन सिटी के आसपास हो, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम की। सो ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट विल कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन $1,700 to $2,000 पर मंथ। ये रेंट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस तरह की फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं, कितनी बड़ी जगह है। बट रफली एक 700-800 स्क्वायर फीट के सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट का ये प्राइस रेंज है। सेकेंड एक्सपेंस इज योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप इनिशियली कार नहीं परचेज करना चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए कंपस कार्ड बन जाता है। कंपस कार्ड अगर एक मंथली रिचार्ज कराते हैं आप, वुड कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन $100 to $200। यहाँ पे पूरे ही प्रोविंस को मल्टीपल जोन्स में बांट दिया गया है। डिपेंडिंग अपॉन किस जोन में ट्रैवल करते हैं, कितना इंटर जोनल ट्रैवल है आपका, उस हिसाब से फेयर डिसाइड होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन किस जोन में ज़्यादा ट्रैवल है, आपका फेयर डिसाइड होगा बिटवीन $100 and $200 पर मंथ। अगर आप एक गाड़ी लेना प्लान करते हैं, विच इज़ इन माई ओपिनियन अ बेटर ऑप्शन अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ है, बिकॉज मल्टीपल लोगों के कंपस कार्ड लेने से अच्छा है आप अपनी गाड़ी ले लें। तो एक होंडा, टोयोटा या शेवरोले, किसी भी ब्रांड की एक नॉर्मल सेडान कार जो कि 3-4 साल पुरानी हो, 30-40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी हो, आपको $13,000 से $15,000 में मिल जानी चाहिए। अगर आप एक बैंक लोन लेते हैं तो करीब $250 के आसपास की आपकी किश्त बनती है महीने की इस गाड़ी की। गाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा एक्सपेंस जो यहाँ पे आता है वो है कार इंश्योरेंस का। कार इंश्योरेंस यहाँ पे थोड़ी महंगी है। आपको डिपेंडिंग अपॉन आपका ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे बना, कैसे बना से मेरा मतलब है अगर आप इनफ प्रूफ प्रोवाइड कर पाए यहाँ पे अथॉरिटीज़ को कि ऑलरेडी आप अपनी होम कंट्री में एक्स नंबर ऑफ ईयर्स से गाड़ी चला रहे थे, आपने ड्राइवर्स एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया, आपको एक फुल लाइसेंस मिल गया, या फिर आप वो एक्सपीरियंस प्रूव नहीं कर पाए, या आप नए हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो फिर आपको हो सकता है एक लर्नर्स या फिर एक नोविस लाइसेंस मिलेगा। उस केस में आपकी इंश्योरेंस और एक्सपेंसिव हो जाएगी। लगभग आपकी इंश्योरेंस डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग कितना है अपनी होम कंट्री में, कहीं भी हो सकती है बिटवीन $3,000 टू से $6,000 और $7,000 और मे बी मोर। तो अगर हम लेके चलते हैं कि आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, आपको एक फुल लाइसेंस मिल जाता है, तो आपकी इंश्योरेंस करीब $3,000 के आसपास पड़ेगी,
जो कि अगर आप मंथली प्लान पे लेते हैं तो विच विल बी अनदर $250 पर मंथ। तो गाड़ी का खर्चा हुआ हमारा टोटल $500 पर महीने का। अगला खर्चा आता है हमारा घर खर्च और ग्रोसरी शॉपिंग। सो ग्रोसरीज आपको करीब करीब $100 पर वीक का एक्सपेंस आता है। सो फॉर अ मंथ anywhere between $400 to $450 is what you will be spending on your regular groceries। अगला खर्चा आता है आपके फ़ोन बिल का। डिपेंड करता है कि अगर आप सिर्फ एक प्रीपेड सिम कार्ड लेते हैं और आपके पास अनलॉक्ड फ़ोन है जिसमें आप उसे यूज़ करेंगे, या आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसके साथ कि एक प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके 2 साल के लिए आप एक फ़ोन कनेक्शन लेते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि कितने का एक्सपेंस आएगा पर मंथ। बट फॉर दिस कॉन्वर्जेशन लेट्स स्टिक टू अ सिंपल प्रीपेड सिम कार्ड। अगर आप वो लेते हैं तो लगभग आपका $25 प्रति मंथ का खर्चा आता है। एंड इफ देयर आर 2 people इन द हाउस होल्ड हु विल बी यूजिंग मोबाइल फोन्स तो ये खर्चा हो जाता है $50 का। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज योर वाईफाई बिल। वाईफाई यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बैक होम इन इंडिया। वाईफाई का खर्चा यहाँ पे करीब करीब $60 to $80 पर मंथ होता है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जैसे 2 साल के लिए, कम से कम मिनिमम आप एक लॉक इन पीरियड में किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो आपको मॉडेम वगैरह डिवाइस सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं एंड लगभग $60 पर मंथ का बिल आता है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि यहाँ BC में रेफर किया जाता है हाइड्रो बिल के नाम से। गर्मियों में आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी और सर्दियों में आपको हीटिंग की। तो ऑन एन एवरेज आपका हर महीने का खर्चा बिजली का करीब $50 का होता है। नेक्स्ट खर्चा आता है आपका सब्सक्रिप्शंस का। एंटरटेनमेंट के लिए आप शायद नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम के लिए साइन अप करेंगे, या फिर कुछ कोर्सेज करने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए आप कोर्सेरा या यूडेमी पे साइन अप करके कुछ कोर्सेज करेंगे, जिन सब का लगभग खर्चा $100 पर मंथ का आ जाता है। उसके अलावा मिसलेनियस खर्चों के लिए $100 बफर में ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है हर महीने कुछ ना कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंस आ जाता है जो आपने सोच नहीं रखा होता लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है और आपको वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको वो बफर अमाउंट ज़रूर रखना चाहिए। जो सारे अमाउंट्स आज मैंने मेंशन करे, अगर मैं इन सब की लोअर लिमिट्स को ऐड करता हूँ, we come up to an amount of around $2,960। So लगभग $3,000 का खर्चा आता है पर मंथ का for a family of 3 people, husband, wife and a small child। मेरे हिसाब से when you're moving to Canada, आपको at least 6 months का एक्सपेंस प्लान करके आना चाहिए। You should at least have that much amount in your savings। So what you're looking at is around $18,000। कम से कम इतना अमाउंट सेविंग्स में रख के सोच के आइएगा। यू नेवर नो, इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू टू फाइंड अ जॉब और एन अप्रोप्रिएट जॉब। हो सकता है इस दौरान आप कोई सर्वाइवल जॉब पिकअप कर लें ताकि आपकी सेविंग्स पे प्रेशर पड़ना कम हो जाए, विच इज़ अ वाइज डिसीजन टू डू। बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्लानिंग $18,000 के हिसाब से करें एटलीस्ट। ये अमाउंट वेरी करेगा। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ये अमाउंट प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। अगर आपके एक की जगह 2 बच्चे हैं या आपके साथ और नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं तो फिर उस केस में ये अमाउंट प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। सो प्लीज डू प्लान योर मूव अकॉर्डिंगली। आई होप यू एंजॉयड एंड फाउंड द कंटेंट वैल्यूएबल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।